हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं और आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आपके बहुत काम का वीडियो है। आज का मेरे सब्जेक्ट का मतलब है एफआईआर। एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कैसे की जाती है और झूठी एफआईआर हमारा मेन टॉपिक है आज का। झूठी एफआईआर से कैसे बचें। अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर कर देता है तो आप उससे कैसे बचें। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों, एफआईआर आपके ऊपर होती है तो दो ही मकसद होते हैं उसके। या तो कोई आपके खिलाफ झूठा षड्यंत्र रच रहा है, या आपको कोई बदनाम करना चाहता है, या आपके ईर्ष्या भाव से या देश से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में घसीटना चाहता है। तो आए दिन देश में छोटी बड़ी आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे में जिस आदमी के साथ अपराध होता है वह पुलिस में जाकर एफआईआर करता है। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। क्या आप जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है और कैसे लिखी जाती है? कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने के लिए गुस्से में आपसी रंजिश में झूठी एफआईआर करवा देता है। ऐसे में जिस व्यक्ति के लिए झूठी एफआईआर की जाती है वो खुद को कैसे बचाए? वो तो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। भारत में ऐसे कानून हैं जिसके तहत वह खुद को बचा सकता है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी दूंगा कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाती है तो आप कौन से कानून के तहत अपने आप को बचाव कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हमें पता होना चाहिए कि एफआईआर होती क्या है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, चोरी होती है, घटना होती है, तो पुलिस में वो रिपोर्ट लिखाने जाता है। इसी को एफआईआर कहा जाता है। इसके पहले एक जीडी एंट्री होती है। जीडी एंट्री, अगर पुलिस में अगर आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दी है तो उसकी जीडी एंट्री होती है। जीडी एंट्री के बाद एफआईआर होती है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब घटना की पहली जानकारी को लिखित में बदला जाता है तो एफआईआर की जाती है। और यह आपको बता दें कि एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। पुलिस हर किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ऐसे तो हर छोटे मोटे मामलों में बाढ़ सीख आ जाएगी पुलिस के पास में। पुलिस के पास बहुत काम होता है, तो उसमें सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है पुलिस के लिए। अब आता है झूठी एफआईआर। अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो क्या करना चाहिए? ऐसा देखा गया कुछ लोग आपस में मतभेद एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठी एफआईआर, फेक एफआईआर लिखवा देते हैं। जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है तो पुलिस और कोर्ट कचहरी कानून के झंझटों में वो फंसा रहे, उसका समय बर्बाद हो, उसका धन बर्बाद हो, उसकी इज्जत बर्बाद हो। उनका ये मकसद होता है। तो हमें झूठी एफआईआर से अगर हमारे ऊपर हो गई है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मामला संज्ञेय नहीं है, नॉर्मल है, तो आप थाने में जाइए, अपना पक्ष रखिए और आपके पास अगर कोई सबूत होते हैं तो आप सबूत दिखाइए। क्योंकि वो आपके खिलाफ जो आयु होता है, डिटेल होता है, वो अगर आपके खिलाफ एक एफआईआर करता है तो उसमें आप जाइए। छोटे मोटे में अगर आपको लग रहा है कि कोई गंभीर मामला है तो आप पहले किसी अपने प्रतिनिधि को भेजिए, पता कीजिए क्या सिचुएशन। अगर आपको डर लगता है कि अगर गिरफ्तार हो जाती है तो भारतीय संविधान में धारा 482 सीआरपीसी एक ऐसा कानून है जिसके उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो आप बेकार की परेशानियों से बच सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 482 क्या है? आपको पहले सीआरपीसी की धारा 482 क्या है?
इस धारा के अंतर्गत आप अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लगाई जाती है। इसके साथ व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी देगा। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे या जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है, वह इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिए मांग करता है। इसके लिए वकील की सहायता से पिटीशन दाखिल होती है जो हाई कोर्ट में लगाया जाता है और झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न किए जाते हैं। इसमें नंबर 1 आता है, झूठी एफआईआर अगर कोई दर्ज करा देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है जिससे आप बच सकते हैं, पहला पॉइंट है। या फिर रेगुलर बेल भी ले सकते हैं कि गिरफ्तारी बाद में ली जाती है। जो गिरफ्तारी के बाद रेगुलर बेल होती है वो पहले भी आप ले सकते हैं। बेल लेने के बाद सबसे पहले वो वकील करना होता है और उसकी मदद से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यदि एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई है तो ध्यान रखिएगा, झूठी की गई है तो उसे पास बेगुनाही के कुछ सबूत भी तो होंगे। कहता है जी फलाने आदमी ने जी मुझे वहां पर मारा, तो आपके पास उस वक्त अपनी बेगुनाही सबूत करने का दूसरी जगह पर कोई सबूत होने चाहिए, कोई एविडेंस होनी चाहिए, कोई वीडियो कैमरा हो, सीसीटीवी फुटेज हो, कोई विटनेस हो, कोई मॉल हो, गाड़ी हो, कहीं पर भी आप होने चाहिए। तो आपके पास आपकी बेगुनाही के सबूत आप एप्लीकेशन के साथ में लगाकर हाई कोर्ट में देंगे। सबूत के तौर पर कुछ है जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स या लेटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ चोरी करने की झूठी एफआईआर करता है तो आप सबूत के तौर पर यह कह सकते हैं कि आप उस वक्त वहां नहीं थे, जिस जगह पर थे वहां का प्रमाण दिया जा सकता है। साथ ही वकील की मदद से एविडेंस या सबूत तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पक्ष में कोई गवाह भी है तो एप्लीकेशन में जिप करना न भूलें, क्योंकि आपके ऊपर जो एफआईआर में समय सब कुछ होता है कि फलानी जगह फलानी तारीख को चोरी हुई थी, तो उससे बचने के लिए आपको आपके पास जो सबूत है वो आप पेश करेंगे। अब हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जब एप्लीकेशन दी जाती है तो बाद में सुनवाई होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी प्रमाण पत्र पेश किए हैं, सबूत दिए हैं, वो सही हैं और आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं तो उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश देती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट को आप पूर्ण रूप से सबूत नहीं दे पाते हैं जिससे आपकी बेगुनाही साबित होती है तो कोर्ट एप्लीकेशन को खारिज भी कर देती है, जिसे पूर्व उस व्यक्ति पर चार्जेस लगाए जाते हैं और फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि आप बता दें कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन खारिज होने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकता है, परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर देता है और आप उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन देते हैं तो जब तक आप केस कोर्ट में चलता है आपका केस, तब तक पुलिस आपके खिलाफ नहीं तो कोई कार्रवाई कर सकती है, नहीं आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट में जांच अधिकारी को जांच के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकती है। हाई कोर्ट जब आपके अनुसार जजमेंट देता है और आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है तो आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको झूठी एफआईआर की थी, आप मानहानि का केस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तो इमेज खराब होगी, आपका समाज में सम्मान कम हो गया, तो आप उसके पर मानहानि का केस कर सकते हैं, जिसमें आप मुआवजा सीआरपीसी की धारा 250 के तहत आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं और उसे सजा भी दिलवा सकते हैं। या फिर आईपीसी की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं जिसके अंदर कम से कम 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आईपीसी की धारा 182 तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की हो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर को षड्यंत्र के तहत किसी पुलिस अधिकारी ने की है मिलकर के, तो आप उसके खिलाफ भी सीआरपीसी धारा आईपीसी की धारा 182 के तहत उस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में 6 साल तक की सजा या 1000 रुपए तक का जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है। ऐसा मत सोचे कि भाई आपके खिलाफ एफआईआर होगी तो आपका कुछ नहीं होता, नहीं।
कानून में हर किसी को अपना बचाव करने का अधिकार है। अगर एक सरकारी कर्मचारी एक दस्तावेज तैयार करता है और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से उस दस्तावेज को तैयार करता है, झूठे दस्तावेज तैयार करता है आपको मानसिक परेशानी करने के लिए या चोट पहुंचाने या कुछ भी करने के लिए, तो आईपीसी की धारा 167 के तहत में उत्तरदायी होता है। ऐसे में उसको 3 साल या जुर्माना दोनों का प्रावधान है। ये सरकारी कर्मचारी अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है और वो पकड़ा जाता है, तो जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास कोई दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है और इस दस्तावेज को इस इरादे से तैयार करता है कि मैं किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के या किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाने के लिए या किसी व्यक्ति को कानून के तहत संपत्ति जब्त करने से बचाने के लिए, ऐसे आईपीसी की धारा 218 के तहत 3 साल तक की जुर्माना और सजा का प्रावधान होता है। दोस्तों, ये जो आईपीसी की बातें कर रहे हैं झूठ से बचने की, एक आता है इसमें आईपीसी की धारा 220 के तहत 7 साल तक की सजा भी और दोनों का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी आप हाई कोर्ट में झूठी एफआईआर के खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, रिट पिटीशन अंडर एक्ट 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि एक व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, तो ऐसे में व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर कर सकता है। ऐसे में एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क भी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट सबूतों को देखकर लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की गई वो निर्दोष है और झूठी एफआईआर है, तो उसको रद्द करने का निर्देश देता है और इसी मामले में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। इसी में मैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं जो बताया जा रहा हूं आपके काम की बातें हैं। एक मेंटेन रिट्स होती है, इस रिट को एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है जिसने झूठी एफआईआर दर्ज की हो और कानून रूप से कोर्ट निर्देश देती है कि वह अपने कर्तव्य को सही तरीके से पूरा करे। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर सकती है, तो मेंडेम्स रिट दायर होती है। परमादेश रिट की परिभाषा क्या कहती है? वह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विविध उपचार या कोई कानूनी रास्ता ही ना बचे। ऐसे रिट के द्वारा लोक अधिकारी के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं या आदेश दे सकते हैं। दोस्तों, रिट के बारे में बता दिए, झूठी एफआईआर से बचने के तरीके बता दिए। कानून हमारे अधिकारियों की रक्षा के लिए ही बना है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। आजकल ऐसे मामले देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें किसी आपसी रंजिश के तहत लोग झूठी एफआईआर करवाते हैं। और आमतौर पर ये देखा गया है कि दहेज इत्यादि के मामले में ऐसा देखा गया है कि भले ही कानून के तहत व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया हो, लेकिन समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा भंग हो रही है। अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो, अगर अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाना चाहता है, तो मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो उस झूठी एफआईआर के खिलाफ जा सकता है। दोस्तों, अगर मैंने आपको ये वीडियो आज झूठी एफआईआर से बचने के बारे में बताया और अगर आपको उस वीडियो और भी कुछ संक्षेप में आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली यूट्यूब चैनल में आप कमेंट्स कीजिए। हमारी मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब आपको वहाँ मिलेंगे। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी कोशिश की है कि आपको मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की, फिर भी कुछ त्रुटियां रहेगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी कभी ऐसी झूठा या एफआईआर अगर उनके खिलाफ हो तो बचने का अपना उपाय करें। दोस्तों, मेरी तरफ से आपको नमस्कार। जय हिंद।